तो एविडेंस भी कम हो जाते हैं, एविडेंस भी ख़त्म हो जाते हैं, एविडेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम तह तक जाएंगे। छोड़ना तो नहीं चाहिए। नहीं, एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती है। बिल्कुल। दिशा सालियान का जो केस था उस पर आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी दिशा सालियान केस पर। आपने महाराष्ट्र असेंबली के बीच में दिसंबर में कहा था कि दिशा सालियान केस मुंबई पुलिस के पास है, हम एसआईटी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। आशा फिर जग गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। और आपने उस केस पर जब बात की थी तो बहुत सारे इशारे किए गए थे। देखिए क्या हुआ उस केस? जो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर हमने ये स्टेटमेंट दिया था, वो प्राइमरी एविडेंस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसके ऊपर उस एविडेंस को, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर देखिए ऐसा है, दिशा सालियान हाँ, केस जो प्राइमा फेसी देखिए ये क्यों खुली, जब लोगों ने कहा कि हमारे पास इस प्रकार के एविडेंस है, तो हमने ये कहा कि आपका एविडेंस जमा कीजिए, आपके एविडेंस की क्रेडिबिलिटी हम जांचेंगे और अगर वो क्रेडिबल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्लोजर रिपोर्ट तो अभी तक हुई नहीं है? नहीं आपको क्या लगता है पूरी ओपन एंड शट केस है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए? इसमें कोई सस्पिशियस फैक्ट्स आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है? देखिए अभी जो सारी चीजें हियर से आई है वो हियर से ओपन नहीं होती है, लेकिन जब ये क्लेम किया गया कि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो उन लोगों को हमने बुलाया, पुलिस ने उन लोगों को कहा कि आपका कॉन्क्रीट एविडेंस हमको दीजिए। वो लोग उस प्रोसेस में है, वो एविडेंस वो कहते हैं अगर वो क्रेडिबल एविडेंस है तो ये आगे जाए। रिकॉर्ड की गई है, कुछ की गई है, कुछ चल रहा है जी, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। इसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं उसके ऊपर कमेंट करूं, वो स्टेज आने की है, सही स्टेज पे कमेंट करूंगा। 2 हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे जी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए थे। और उद्धव ठाकरे ने उसके बाद कहा कि मुझ पर कौन है बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि मैं महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों बैठा हूं। वही तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की फ़ोटो दिखाई, अमित शाह की फ़ोटो दिखाई। सवाल मेरा ये है कि ये हिंदुत्व वाला इशू जो है, आपने ओपन वहाँ पे स्टेटमेंट दिया आपने हिंदुत्व वाले इशू पर, और आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि महाराष्ट्र के अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। क्या आप रिग्रेट करते हैं? लोगों ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री, वो भी देवेंद्र फडणवीस के कद के नेता, औरंगजेब की औलादें इस तरह के स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो कॉम्युनल लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? वो डॉग विसल क्यों कर रहे हैं? किसके तरफ इनका इशारा है? क्या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, हम लोग मराठी में स्टेटमेंट करते हैं, नेशनल मीडिया को समझता ही नहीं हमने क्या कहा है, और फिर नेशनल मीडिया के लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें उठा के दे देते हैं। देखिए मैं सवाल मेरा ये है कि औरंगजेब कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता, और औरंगजेब के कोई रिश्तेदार भी इस देश में नहीं है। ये टर्किक मंगोल, इनकी जनसंख्या भी अगर हमारे देश में, मैं तो देख रहा था 126 परिवार है हमारे यहाँ से केवल। तो ये ऐसा क्या, मैंने ये कहा कि अचानक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लोग औरंगजेब की तस्वीरें लगा रहे हैं, उसका स्टेटस रख रहे हैं, उसका प्रोसेशन निकाल रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अचानक महाराष्ट्र में औरंगजेब की इतनी औलादें कहाँ पैदा हो गई? क्योंकि औरंगजेब महाराष्ट्र के मुसलमानों का भी कभी मसीहा नहीं रहा, वो कभी उनका भी हीरो नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिज़ाइन है, कोई ना कोई इसको करवा रहा है। अभी मेरे पीछे की बात किसी ने ली नहीं। देखिए मेरा आप पूरा स्टेटमेंट देखिए, कितना लिया, ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई। अरे भाई, इट इज़ इन अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई आज तक तो औरंगजेब का फोटो नहीं लगता था, आज तक तो आपका हीरो नहीं था, आज तक तो उसके जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे, आज तक तो उसके नाम से प्रोसेशन नहीं निकलता था। अचानक इतने लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देयर इज अ डिजाइन।